हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एक बार फिर से फ्री ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। इस सीरीज में वीडियो में आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी काम आने वाला है। चाहे वो बीए का विद्यार्थी हो, चाहे वो एमए का विद्यार्थी हो, चाहे वो नेट का विद्यार्थी हो, चाहे वो यूपीएससी का, पीसीएस का हो, या गवर्नमेंट की पीजीटी एग्जाम का, या फर्स्ट ग्रेड लेक्चर का हो। पॉलिटिकल साइंस के राजनीतिक विचारकों में आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के बारे में। हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें पढ़ा था आप लोगों ने प्लेटो के बारे में। ठीक है। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व स्टोगिरा में हुआ, जो कि मकदूनिया नामक राज्य में स्थित था। इनके गुरु का नाम था प्लेटो। अरस्तु के गुरु के नाम क्या था? प्लेटो। और अरस्तु स्वयं प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। प्लेटो की मृत्यु के बाद में अरस्तु एशिया माइनर चले गए। ठीक है। उसके बाद में ईरान में राजा हर्नियस इनसे बहुत प्रभावित हुए, और वहीं पर अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उसके बाद मकदूनिया में वापिस आए और सिकंदर को ज्ञान प्रदान किया, यानी कि सिकंदर के भी गुरु रहे हैं अरस्तु। अरस्तु ने लीसियस नामक संस्था स्थापित करी मकदूनिया में। अरस्तु ने मकदूनिया में लीसियस नामक संस्था स्थापित करी। अकादमी जो संस्था थी इनके गुरु की, प्लेटो की, वहाँ ये अध्यक्ष नहीं बन पाए क्योंकि वो मूल रूप से यूनानी थे, इसलिए इनका विरोध हुआ। ठीक है। लेकिन अरस्तु ने मकदूनिया में लीसियम नामक संस्था स्थापित करी। 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की मृत्यु हो गई। प्रोक्सेनस जो थे वो अरस्तु के संरक्षक राजा कहलाते हैं। प्रोक्सेनस जो है वो अरस्तु के संरक्षक राजा कहलाते हैं। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वो है आगमनात्मक। प्लेटो की थी निगमनात्मक। आगमनात्मक का मतलब होता है कि सामान्य ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान की ओर, यानी कि जब पहले इजी चीज पढ़ो फिर आप पढ़ो कठिन चीज, इसको बोलते हैं हम आगमनात्मक अध्ययन प्रणाली। अब हम देखते हैं अरस्तु द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों के बारे में। अरस्तु ने जो सबसे प्रमुख पुस्तक लिखी, जिस कारण इनको राजनीति विज्ञान का फादर या जनक कहा जाता है, वो है पॉलिटिक्स। ठीक है। अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। बार्कर ने इसे अरस्तु की सर्वोच्च रचना कहा है। अरस्तु की दूसरी पुस्तक का नाम है ऑन द सोल, यानी आत्मा का ज्ञान, आत्मा पर ज्ञान विश्लेषण। तीसरी है पॉलिटिक्स, इसमें उन्होंने कविता और काव्य शास्त्र लिटरेचर का काम किया है। चौथी पुस्तक है रियोटिक। रियोटिक पुस्तक में उन्होंने सत्ता का विश्लेषण किया है, सत्ता का अध्ययन किया है। पांचवी पुस्तक है ऑर्गेन्स, इसमें उन्होंने विभिन्न जीवों का वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है। ये सभी को मालूम होगा कि बताता हूँ आपको, अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के अलावा उन्होंने प्राणी जगत में भी काम किया, यानी कि जूलॉजी के ऊपर भी काम किया। ठीक है ना। तो उनकी पुस्तक है पांचवी ऑर्गेन्स, जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया है। उनकी छठी पुस्तक है एथेंस का संविधान। पॉलिटिक्स चूंकि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटिक्स के 8 भाग हैं। वो इस प्रकार से, उनका वर्णन इस प्रकार से। पहले भाग में अरस्तु ने दास प्रथा और राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है। दूसरे भाग में प्लेटो के आदर्श राज्य की समीक्षा करी है। तीसरे भाग में नागरिकता पर विचार किया है। चौथे भाग पर संविधानों का वर्गीकरण किया है। पांचवें भाग में क्रांति के बारे में बताया है। छठे भाग में धनिक तंत्र और लोकतंत्र का विश्लेषण किया है। और सातवें भाग में स्वयं का आदर्श राज्य जो उन्होंने पॉलिटी बताया, संवैधानिक तंत्र बताया, उसका वर्णन किया है। और आठवें भाग में उन्होंने बताई शिक्षा पद्धति कैसी होगी। आगे हम चर्चा करते हैं कि अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है। उसने बताया कि 3 प्रकार के दास होते हैं। दास संपत्ति से भी शून्य होते हैं, दास समाज के परिवार की एक संपत्ति है, और दास बुद्धि से भी शून्य बताया अरस्तु ने। हालांकि गलत तरह गई है, इसकी आलोचना करनी चाहिए। दास प्रथा की आलोचना भी करनी चाहिए, इसकी आलोचना भी है। ठीक है ना। और दास प्रथा से स्वामी को अवकाश मिलता है, ऐसा कहा है उसने। इसलिए स्वामी जो है सामाजिक विकास से कार्य कर सकता है। अगले अरस्तु कहते हैं कि स्वामी को दास से पुत्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, स्वामी को दास से पुत्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, तथा यदि उस दास को बुद्धि आ जाए तो उसे मुक्त कर देना चाहिए। परंतु हम इसकी आलोचना ये करेंगे कि यह एक तो ये अमानवीय प्रथा है, यह एक तो
अमानवीय प्रथा है, क्योंकि सभी मानव को प्रकृति ने बराबर बनाया है। और दूसरा, यह असमानता को बढ़ाती है, यह प्रथा असमानता को बढ़ाती है। तीसरा, यह एक तरह से कुप्रथा है, जो संकीर्ण सोच की कुप्रथा है। संकीर्ण सोच की कुप्रथा इसको खत्म कर देना चाहिए। तो अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है और दासों को इस प्रकार से उन्होंने अपना परिवार की संपत्ति माना है, परंतु ये अमानवीय है, अवैधानिक है, और ये जो प्रथा है ये संकीर्ण सोच को बढ़ाती है, असमानता को भी बढ़ाती है। अगला जो सिद्धांत दिया है वो अरस्तु ने दिया है नागरिकता संबंधी विचार। अरस्तु ने कहा है कि किस आधार पर नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो भारत में है, कई देशों में जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ पर नागरिकता के आधारों पर मिलती है। तो अरस्तु ने कहा है कि नागरिकता मिलने का आधार यह नहीं होना चाहिए जन्म, निवास और व्यापार। अरस्तु ने कहा है नागरिकता मिलने का आधार होना चाहिए जो व्यक्ति न्यायिक और विधायिक कार्य करे या कानून बनाने का कार्य करे या न्याय करने का कार्य करे, ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को ही नागरिकता मिलनी चाहिए। अरस्तु ने कहा किसी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, तो उसने कहा कि नागरिकता जो है वृद्ध पुरुष को, महिलाओं को, बच्चे को, दास को और सूदखोर को नागरिकता नहीं देनी चाहिए। लेकिन इसकी आलोचना है, अरस्तु के इस विचार की आलोचना यह है कि यह विचार है, नागरिकता का विचार अरस्तु का, यह एक संकीर्ण विचार है और एक अवैधानिक विचार है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उसने 158 देशों के संविधानों का कंपेरेटिव स्टडी किया है या तुलनात्मक अध्ययन किया है। इसलिए अरस्तु को प्राचीन तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। अरस्तु ने तुलना कैसे करी है? अरस्तु ने कहा है कि एक तरफ तो संख्या के आधार पर राज्य होते हैं, फिर उन राज्यों के अंदर पर्टिकुलर राज्यों में जो सामान्य हित या जनहित होता है, अच्छा राज्य होता है वो, और जब निजी हित हो जाता है, खुद का स्वार्थ हो जाता है, तो वो होता है बुरा राज्य। उसके हिसाब पर उन्होंने एक चार्ट बनाया, एक टेबल बनाई है, वो हम देख लेते हैं। अरस्तु ने कहा है कि जब एक व्यक्ति का शासन होता है, तो अच्छा और जनता का कल्याण होता है, उसके अंदर सामान्य हित होता है, जन कल्याण होता है, तो उसको बोलते हैं राजतंत्र। लेकिन जब उसमें निजी हित हो जाता है, जब बिगड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं निरंकुश तंत्र। अरस्तु ने कहा है जब कुछ लोगों का शासन होता है, परंतु जब अच्छा होता है, जन कल्याण होता है उसमें, तो उसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। लेकिन जब वो बिगड़ जाता है तो वो हो जाता है वर्ग तंत्र। अरस्तु ने कहा है जब बहुत सारे लोग शासन करते हैं, अनेक लोग, अच्छा शासन कहलाता है संवैधानिक तंत्र, और निजी हित जब होता है उसको बोलते हैं लोकतंत्र। यानी कि अरस्तु ने एक तरह से लोकतंत्र की आलोचना करी है। अरस्तु ने कहा लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र है। अरस्तु ने जो सबसे बढ़िया अपना शासन प्रणाली बताई है वो बताई उसने पॉलिटी को। पॉलिटी यानी कि संवैधानिक तंत्र को। उसमें वो बोलता है यह एक मिश्रित शासन है। अरस्तु बोलता है यह एक मिश्रित शासन है। इस शासन में वर्ग तंत्र भी होगा, राजतंत्र भी होगा, लोकतंत्र भी होगा। ठीक है, सबका मिश्रित रूप होगा। ये उसके अनुसार सबसे बेस्ट शासन प्रणाली है संवैधानिक तंत्र। अरस्तु ने एक बात ये भी कही है कि जो संविधान होते हैं, जो शासन प्रणाली होती है, इनका एक सर्किल होता है, इनका एक चक्र होता है। कैसे होता है देखो, वो बोलता है पहले राजतंत्र आता है, प्रकृति का नियम है ये, फिर निरंकुश तंत्र हो जाए, बिगड़ जाएगा, फिर निरंकुश तंत्र कुछ लोग शासन करेंगे, फिर कुलीन तंत्र हो जाएगा, फिर पुनः वर्ग तंत्र बन जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर सब लोग इसको हटा देंगे, क्रांति करेंगे, फिर अनेक लोग शासन करेंगे, फिर संवैधानिक तंत्र, ऐसा तंत्र आ जाएगा, फिर लोग क्रांति करेंगे, खराब हो जाएगा, फिर लोकतंत्र आ जाएगा, फिर लोग क्रांति करेंगे, और फिर पुनः लोकतंत्र से पुनः एक राजा बन जाएगा। तो वो बोलते हैं एक साइकिल, एक चक्र है, जैसे सर्दी का गर्मी, गर्मी का बरसात, फिर सर्दी, फिर गर्मी, फिर बरसात, बसंत, ऐसे उसने बताया जैसे मौसम होता है वैसे ही संवैधानिक जो शासन प्रक्रिया है उसका भी एक सर्किल, एक चक्र होता है। एक चक्र से दूसरा चक्र अपने स्वतः ही आता जाता है। तो यह अरस्तु का संवैधानिक का वर्गीकरण का सिद्धांत है और नागरिकता का सिद्धांत है। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। अरस्तु ने कहा है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आपके एग्जाम में खूब बार आया, ये पॉइंट आता है कई बार। अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, इसलिए राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है। अरस्तु ने कहा कि राज्य एक जैविक समुदाय है। राज्य एक मुख्य तंत्र, यानी कि जैसे हृदय तंत्र होता है मुख्य तंत्र राज्य वैसा, और व्यक्ति जो है जनता है उसके अंग है। अरस्तु कहते हैं राज्य आत्मनिर्भर संस्था है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व की संस्था है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु का आदर्श राज्य है पॉलिटी, यानी कि संवैधानिक तंत्र, जिसकी हम चर्चा हमने करी थी थोड़ी देर पहले। तो वो संवैधानिक तंत्र के लक्षण कौन कौन से देखो। वो कहते हैं कि इस संवैधानिक तंत्र में विधि का शासन होगा। विधि के शासन का मतलब होता है कानून शासन, यानी सब कानून सामने में बराबर होंगे, कोई कानून से बड़ा नहीं होगा, सब कानून से छोटे होंगे, सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा। दूसरा है मध्यम वर्ग का शासन। अरस्तु ने मिडिल क्लास, ना अमीर ना गरीब, मिडिल क्लास का शासन की बात करी है।
तीसरा मिश्रित शासन, अरस्तु ने कहा है कि शासन ऐसा होगा जिसमें ना तो लोकतंत्र होगा, ना कुलीन तंत्र होगा, ना निरंकुश तंत्र, ना राजतंत्र, सबका मिक्स रूप होगा, सबकी अच्छाइयाँ होगी। अरस्तु का जनसंख्या ना तो अधिक होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, ऐसी होगी इसके अंदर, ऐसे आदर्श राज्य में। अरस्तु के आदर्श राज्य में ये वर्ग होंगे, 6 वर्ग होंगे। नंबर 1 वर्ग होगा किसान कृषक, दूसरा शिल्पी, तीसरा योद्धा, चौथा उत्पादक वर्ग व्यापारी, पांचवा न्याय करने वाले न्यायिक वर्ग के लोग, और 10वां वर्ग होगा दार्शनिक या ज्ञान देने वाले या पादरी। ये होगा छठा वर्ग होगा ये। अंत में हम देखेंगे अरस्तु के विचारों में अरस्तु के क्रांति या रिवोल्यूशन संबंधी विचार। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार, क्रांति मतलब होता है कि व्यक्ति जब तत्कालीन समाज राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होता, जनता संतुष्ट नहीं होती, तो एक विद्रोह क्रांति करती है जिससे कि सत्ता बदल जाए। ठीक है, तो अरस्तु कहते हैं कि क्रांति के 3 कारण हैं। पहला सामान्य कारण, जब अन्याय बढ़ता है, जब असमानता होती है। दूसरा विशिष्ट कारण, जब शासन लोभी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, जब संविधान की अवहेलना होती है, या घृणा करने वाला शासन। तीसरा विशिष्ट व्यवस्था वाला कारण, यानी विशिष्ट व्यवस्था में क्या क्या कारण होते हैं क्रांति के, जैसे राजतंत्र में राज परिवार में क्लेश हो या जनता का अपमान हो, निरंकुश तंत्र में अत्याचार बढ़ जाए, कुलीन तंत्र में अमीरों की संपत्ति को लूटा जाए, वर्ग तंत्र में गरीबों का शोषण हो, संवैधानिक तंत्र में यानी पॉलिटी में जो कि उसके अनुसार सबसे बेस्ट शासन है वहां पर भी क्रांति हो सकती है, जबकि मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास पर अत्याचार हो या उनकी अवहेलना हो, और लोकतंत्र में कुछ ज्यादा ही बोलने वाले लीडर्स हो, वाकपटु हो, तो क्रांति हो सकती है। इसी प्रकार से अरस्तु ने बताया है कि क्रांति रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, किन उपायों से क्रांति रुक सकती है। 2 उपाय हैं, सामान्य उपाय और विशिष्ट उपाय। सामान्य उपाय के तहत अरस्तु ने बताया कि असमानता खत्म हो, घृणा खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, और उच्च पदों पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति हो। उच्च पदों पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति हो, ठीक है ना। एक तो ये है उच्च पदों पर हाई पोस्ट पे विदेशी व्यक्ति नियुक्त ना हो, ऐसे भी कहा उसने, और उच्च पदों पर योग्य व्यक्ति नियुक्त हो। विशिष्ट उपाय में उसने कहा है कि इसमें विभिन्न व्यवस्था वाले क्रांति के कारणों को यदि हम सही कर लें, अभी मैंने इसी लेक्चर में बताया आपको कि राजतंत्र में क्या होता है, क्रांति क्यों होती है, राज परिवार में क्लेश होता है, जनता का अपमान होता है, तो इसको सुधार लें, उल्टा कर लें उसका, कि राजतंत्र में राज परिवार में क्लेश ना हो, सब मिलजुल के रहें। ऐसे ही मैंने वर्ग तंत्र में कहा था कि वर्ग तंत्र में क्रांति क्यों होती है, जब गरीबों का अत्याचार होता है, उनको शोषण होता है, तो उसका उल्टा कर लें, सुधार लें उस गलती को, कि गरीबों का शोषण ना हो, गरीबों का भला हो। संवैधानिक तंत्र में जो है मध्यम वर्ग की अवहेलना ना हो, लोकतंत्र में ज्यादा लोग ना बोले, ठीक है ना। निरंकुश तंत्र में भी जिस बात को कायम में अधिक अत्याचार ना हो, तो उन जो क्रांति के कारण थे ना व्यवस्थाओं में, उनको उल्टा करके सही कर लो तो क्रांति नहीं होगी। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने अरस्तु की जीवनी पढ़ी, अरस्तु के प्रमुख विचार पढ़े। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको बहुत सारे नए वीडियो देखने को मिले। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।